तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस अनुप्रयोग में बच्चों हमें 6 अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें से एक ना एक अनुप्रयोग आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आज इन पे हम लोग चर्चा करेंगे, बारी बारी से एक एक अनुप्रयोग को पढ़ा जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बच्चों पहला अनुप्रयोग देखने वाले हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काफी अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। बट इसको समझने के लिए बच्चों आपको एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए, लीनियर यानी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीनों चीजें आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे जो यूज होगा बच्चों, वह यूज होगा रेखीय आवेश घनत्व। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, 10 से 15 मिनट का वीडियो, पहले उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस पॉइंट को समझिए, काफी अच्छे से यह पॉइंट आपका क्लियर होगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों। अनंत लंबाई के कारण अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट को हम लोग समझने के लिए बच्चों, या फिर नॉर्मली कह सकते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं, उस आधार पर हम लोग इन चीजों को समझेंगे। क्या ध्यान से समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, यानी जिसको आप लोग वैद्युत फ्लक्स जान रहे हो। सबसे पहला काम बच्चों हम क्या ज्ञात करते हैं, वैद्युत फ्लक्स अपने अनुसार मैथमेटिकल तरीके से, यानी गणितीय तरीके से, गणितीय विधि से हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, वैद्युत फ्लक्स। फिर उस वैद्युत फ्लक्स का तुलना हम गॉस के नियम से कर देते हैं डायरेक्ट। इसके नियम से बच्चों, गॉस के नियम से वह क्या है, पाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। यानी यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं मैथमेटिकल विधि से, उस वैद्युत फ्लक्स की तुलना हम गॉस के नियम से कर देते हैं। इन दोनों का कंपेयर करने के बाद बच्चों हमें निकल के आ जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र, जिसके लिए हमें पूछा है। बात समझ में आया? यानी गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जो भी चीजें हमें पढ़ना है, सबसे पहले बच्चों वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है गणितीय विधि से, और गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स लिखना है। दोनों का कंपेयर करके हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। बट इससे भी पहले चीज याद रखिएगा, इसके लिए आपको एक 3D फिगर की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। उसको आपको मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। यानी यहाँ से कहो तो पहले आप एक गॉसियन पृष्ठ खींचोगे, उस गॉसियन पृष्ठ से बाद वैद्युत फ्लक्स निकालोगे गणितीय विधि से, उस वैद्युत फ्लक्स का आप गॉस के नियम से तुलना करोगे, दोनों का कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका पूछा रहेगा। चलिए शायद यह पॉइंट समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है क्या बच्चों, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार ले लेते हैं। मान ले रहे हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। कैसी लंबाई का है बच्चों, अनंत लंबाई का। यह अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार है। फिर क्या कहा जा रहा है, हेडिंग को ध्यान से समझते रहिएगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, यह जो लेंथ है बच्चों, यह इनफाइनाइट लेंथ है, अनंत लंबाई का है, मान ले रहे हैं। यह कैसी लंबाई का है, अनंत। फिर क्या कहा बच्चों, एक समान आवेशित है। अब यह आवेशित है, ठीक है, इसको आवेशित करते हैं। अब यह है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कर सकते हो। मान ले रहे हैं यह पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज से यह एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। यानी कुछ इस प्रकार से यह तार क्या है, एक समान रूप से आवेशित है। क्लियर है? फिर क्या कहा है बच्चों, अब कहा है सीधा तार जो कि एक तार है, अब इसके निकट हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान ले रहे हैं यह हमारा एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार हो गया। इस तार के निकट हमें क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान ले रहे हैं बच्चों, इस तार से हमें आर डिस्टेंस पर, इस तार से आर डिस्टेंस पर हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, आर, इस तार से आर डिस्टेंस पर, यानी इसके समीप एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट से हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
क्या इतना पॉइंट समझ में आया? क्या किए हैं? अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार लिए हैं। इस तार की निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप यह सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अब हमने आपको क्या यहाँ मॉडल बताया, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले एक 3D फिगर यानी एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्रोत से यानी जो तार है इसी के सममित इस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बताइए तार बेलनाकार होता है तो इसके जैसा ही जो गॉसियन पृष्ठ होगा वह बच्चों आपका बेलन होगा। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु से होता हुआ एक बेलन की कल्पना करते हैं जो इस बिंदु से होके गुजरता है। यहाँ देख सकते हैं एक बेलन हम ले लिए जो उस बिंदु से होता हुआ गुजर रहा है। जैसा कि जानते हो बेलन एक 3D फिगर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक 3D फिगर लिए हैं। क्योंकि गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, गॉस का नियम 3D फिगर के लिए था, इस वजह से बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले एक 3D फिगर यानी एक गॉसियन पृष्ठ खींचा ताकि हम गॉस के नियम को लगा सकें, ताकि हम गॉस के नियम को क्या कर सकें बच्चों, लगा सकें। अब क्या किए हैं बच्चों, इस 3D फिगर को लेने के बाद इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं गणितीय विधि से। क्या करेंगे, अब यह जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचे हैं इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। बट बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां से कहानी शुरू होता है आपका। अब ये बताइए ये जो वायर है जो चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सर जी। तो लाइंस कैसे निकलेंगे, ऐसे आउटवर्ड निकलेंगे इस तरह से। तो आप जानते हो किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है, ये अगर हम बात करें यहाँ गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, सर जी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो यह आप पढ़े हो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी। जी सर जी यही पढ़े हैं, 3D फिगर में यही लगा देंगे। बट यहाँ इस फिगर में बच्चों आप देख रहे हो दो तरह का सरफेस है। यही मान लो अगर बेलन है तो एक कर्व सरफेस दिख रहा है और एक यहाँ सर्कुलर यानी सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ एक वृत्तीय पृष्ठ दिख रहा है और यहाँ एक वक्रीय पृष्ठ दिख रहा है। तो इन दोनों पृष्ठों के लिए बच्चों हम इस पॉइंट का यूज करते हैं, यानी एक बार कर्व के लिए लगा देंगे प्लस एक बार हम लोग बच्चों इसके लिए लगा देंगे प्लेन वाले सरफेस के लिए, यानी जो वृत्ताकार प्लेन सरफेस है इसके लिए, यानी दोनों सरफेस के लिए इस पॉइंट का हम यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप जानते हो सर जी जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। जी सर जी कॉस थीटा आता है। तो यहाँ जब बच्चों आप कॉस थीटा लगाओगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ DA छोटा सा एरिया है जिस एरिया से इलेक्ट्रिक लाइन गुजरता है और इन दोनों के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले DA और इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। तो DA जो कर्व लेते हैं बच्चों, जो पृष्ठ लेते हैं, वहां पे हम एक छोटा छोटा सरफेस काट लेते हैं। मान ले रहे हैं इस पॉइंट पर हमारा एक छोटा सा इस तरह से पृष्ठ है यहाँ पर, और एक सरफेस बच्चों हमारा एक छोटा सा पृष्ठ इस कर्व पर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें समझना है, ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। अब अगर देखिए पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो यहाँ से लाइंस क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब आपको बताए थे 3D फिगर के लिए एरिया का डायरेक्शन, अगर क्षेत्रफल सदिश नहीं पढ़े हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर उन पॉइंट्स को देखना ताकि क्लियर हो सके। जो 3D फिगर होता है बच्चों उनके लिए एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस तो बाहर है, ठीक है। और ये छोटा सा जो DA लिए हैं, पूरा एरिया अगर ये होता तो छोटे से भाग को DA लिखते हैं। अब ये भी कहाँ होगा, बाहर होगा। क्यों सर जी, क्योंकि हम जानते हैं 3D फिगर के लिए क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कहाँ होती है, बाहर। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 अंश। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ एंगल कितना बनेगा, 0 अंश। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो यहाँ एंगल कितना होगा बच्चों, 0 अंश। अब बात करें इस कर्व वाले के लिए, तो लाइन तो बच्चों इधर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन। जी सर जी इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रहा है और जो इसका एरिया होगा ये भी आउटवर्ड होगा, यानी ऊपर की तरफ। यानी इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर
और इस क्षेत्रफल यानी देखिए यहाँ एरिया होगा ना, तो कहाँ डायरेक्शन होगा, ऊपर की तरफ, तो डी ए कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, जिस वजह से इनके बीच कितने एंगल का कोण, कितने का कोण बनेगा, 90 अंश का। बात समझ में आया। अब यहाँ से हम यह वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू कर्व वाले के लिए ई डी ए, कर्व वाले के लिए एंगल कितना है बच्चों, 0 अंश, तो cos 0 अंश प्लस प्लेन वाले के लिए एंगल कितना है बच्चों, तो 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, जिससे यह पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, और cos 0 अंश का मान बच्चों 1, तो यहाँ केवल बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब यहाँ से बच्चों आप कह सकते हैं, अगर हम ई को बाहर निकालें, जैसा आप जानते हो जो अवयव छोटा सा लिए हो, इंटीग्रेशन माने सम, इसी एरिया को पूरे कर्व पर जोड़ोगे, छोटा छोटा पॉइंट्स लेकर, या छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर पूरे सरफेस पे जोड़ोगे, तो यहाँ पे बचेगा केवल डी ए, और यहाँ पे इसका समाकलन ए हो जाएगा। तो फाई बराबर बच्चों आप कहोगे ई इंटू ए, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। क्या इतना बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल बताया बच्चों, हमने क्या किया, 3D फिगर खींचा, वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया अपने अनुसार मैथमेटिकल तरीके से। अब डायरेक्ट किसके अनुसार कहेंगे, कूलॉम के नियम, सॉरी गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम का यूज करेंगे जब आप बच्चों, तो यहाँ नॉर्मली आप कहोगे क्या, ध्यान से समझेंगे, जैसे ही आप गॉस का नियम थोड़ा बड़ा कर दें, दिखेगा नहीं। अगर हम डायरेक्ट गॉस के नियम का यूज करें यहाँ पे, तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कहेंगे बच्चों गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या कहा है, गॉस का नियम सर जी कहा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अब यह डायरेक्ट गॉस के नियम से उस पृष्ठ के लिए है, यह हमारे मैथमेटिकल तरीके से है। अगर दोनों इक्वेशन का कंपेयर कर लें बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ध्यान से समझेंगे क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं सर जी ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से कह सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यह हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व करें बच्चों, तो आप अगर इसको रेखीय आवेश घनत्व के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपको बताया गया है क्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों लैम्डा इंटू एल। और अगर एरिया की बात करें तो कर्व है, अब जानते हो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ अगर लेंथ एल मान लें तो हो जाएगा 2 पाई आर एल, यानी इस हाइट को बच्चों अगर हम एल मान लें तो यह क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब इन दोनों का वैल्यू अगर यहाँ रखा जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर। यह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें बच्चों, तो यह सूत्र हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। क्यों सर जी गुणा किए हैं, तो यहाँ इसलिए गुणा किया गया है ताकि यहाँ कह सको कि सर जी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। क्या इतनी चीजें समझ पाए, कितना हो जाएगा बच्चों 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यह टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। क्लियर है बच्चों। यहाँ से अगर ई और आर में रिलेशन देखो तो डायरेक्ट बच्चों यहाँ ई प्रोपोर्शनल 1/r किसी तार के कारण, याद हो आपको आवेश के कारण यह रिलेशन यह होता है क्यू अपान आर स्क्वायर, और किसी तार के कारण कि ई प्रोपोर्शनल 1/r। तो यह है आपका मेन रिजल्ट रहा बच्चों, ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, जो कि है क्या एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आई होप यह सारे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक समान रूप से कोई आवेशित तार है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके समीप
जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। शायद यह सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर सारे पॉइंट्स क्लियर है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार पूरा पॉइंट्स जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। इसी तरह से 6 अनुप्रयोग है, बारी बारी से हम लोग सभी अनुप्रयोग के देखेंगे। यह पहला अनुप्रयोग था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा और तीसरा अनुप्रयोग करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।